Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss restricted practices under Competition Act and distinction between MRTP Act and Competition Act. So इससे पहले वाले वीडियोस में हम बिजनेस लॉज के 4 एक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि पीजीटी कॉमर्स, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये कोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप हमारी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So let's get started with restricted practices under the Competition Act and distinction between MRTP Act and Competition Act. तो अब यहाँ पे पहले हम restricted practices under the Act डिस्कस करेंगे कि Competition Act के अंदर क्या क्या restricted practices हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर MRTP Act और Competition Act की definition और फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए अब हम ये लास्ट वीडियो ऑफ MRTP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट में यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना प्रोहिबिटेड है कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है MRTP एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कॉल्यूसिव टेंडरिंग और बिड रिगिंग। तो अब इसमें इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट स्कीम। तो अब जो बिड रिगिंग है या फिर जिसको हम कॉल्यूसिव टेंडरिंग भी बोलते हैं, तो ये एक फ्रॉडुलेंट स्कीम है जिसमें इन प्रोक्योरमेंट ऑक्शंस रिजल्टिंग इन नॉन कम्पिटिटिव बिड्स। तो अब यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट ऑक्शंस हैं जिसको हम रिवर्स ऑक्शन भी बोलते हैं, तो अब यहाँ पर ये फ्रॉडुलेंट स्कीम है बिड रिगिंग, जिसमें क्या होता है नॉन कम्पिटिटिव बिड्स लगाए जाते हैं कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है बिड से रिलेटेड वो ऑलरेडी किसी को बता दिया जाता है और फिर वो उसके हिसाब से अपना बिड कर लेता है। किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को बिड को जिताने के लिए ऐसा किया जाता है, और जिससे कंपटीशन किल होता है मार्केट में। जो भी बिडिंग हो रही है उस टाइम पर कंपटीशन को किल करने के लिए ऐसा किया जाता है। एंड कैन बी परफॉर्म बाय करप्ट ऑफिशियल्स, और करप्ट ऑफिशियल्स जो है मतलब कोई भी पर्सन जो है वो ऐसा किसी भी डिजायर्ड पार्टी को ऐसा बता सकता है कि ये पर्टिकुलर बिड जो है वो यहाँ पर होने वाली है, और वो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है जिससे वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बिड को जीत जाता है। तो इससे तो ये नॉन कम्पिटिटिव हुआ, क्योंकि एक पर्सन के पास जो है वो कुछ एडवांटेज था, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से वो उस बिड को जीता है। तो इसीलिए अब ये जो बिड रिगिंग है वो एक फ्रॉडुलेंट स्कीम मानी जाती है जो कि इलीगल भी है। इट इज़ इलीगल एंड मे एडवर्सली अफेक्ट द आउटकम ऑफ सेल और परचेज। तो अब ये एक्टिविटी जो है वो इलीगल है और ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है आउटकम्स को सेल और परचेज के, जो भी यहाँ पर बिडिंग में हो रहा है उसमें। प्रोसेस इन विच बिड्स आर सबमिटेड, और ऐसे सेल और परचेज के प्रोसेसेस में जिनमें बिड जो है वो सबमिट की जाती हैं, जिनके लिए बिड की जाती है, उनके रिजल्ट्स को ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए जो कॉल्यूसिव टेंडरिंग है या फिर बिड रिगिंग है वो एक फ्रॉडुलेंट स्कीम है और इलीगल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइस फिक्सिंग। तो प्राइस फिक्सिंग भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस में आती है अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। अब प्राइस फिक्सिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रेदर देन अलाउइंग इट टू बी डिटर्मिन्ड बाय द फ्री मार्केट फोर्सेस। तो अब यहाँ पर जो फर्म्स हैं वो अपने कुछ प्राइजेस जो हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उनको फिक्स कर लेती हैं, जिनसे ऊपर या नीचे पर जिन प्राइजेस से कम या ज़्यादा पर जो है वो कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं करते। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइस फिक्सिंग। अब इस केस में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पर 2 ट्रेडर्स हैं मार्केट में, और अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, जैसे एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेट्स से ये मार्कर है। तो अब यहाँ पे इन दोनों पार्टीज़ ने ये सोच लिया कि हमें ये जो मार्कर है वो 100 रुपीज़ से नीचे में नहीं बेचना है। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने मान लेते हैं ये पेन्स की ट्रेडिंग करते हैं, मार्कर्स की ट्रेडिंग करते हैं, और इन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया कि 100 रुपीज़ से कम में ये जो है वो अपना मार्कर सेल नहीं करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं प्राइस फिक्सिंग। रैदर देन मार्केट फोर्सेस, ये अपने आप ही वो प्राइस जो है वो फिक्स कर रहे हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई से यहाँ पर डिसाइड होता है।
कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड क्या होगी, उसके हिसाब से उसकी सप्लाई होती है, और इसी से मार्केट फोर्सेस से ही वहाँ पर प्राइस जो है वो डिसाइड ना होके यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ट्रेडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, यही अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो फिक्स कर देते हैं। तो उस प्राइस से कम या ज़्यादा पर ये दोनों में से कोई भी ट्रेडर जो है मार्केट में वो उस मार्कर को सेल नहीं करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि ये प्राइस फिक्सिंग है, प्रैक्टिस है ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि यहाँ पर ये जो दो ट्रेडर्स हैं इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर मार्कर का प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ डिसाइड कर दिया है कि अब कोई भी कस्टमर अगर इस पर्टिकुलर सेलर के पास आएगा तो ये जो ट्रेडर है वो इस कस्टमर को 100 रुपीज़ से कम में ये जो मार्कर है वो सेल नहीं करेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि ये प्राइस फिक्सिंग है। और यहाँ पर ये जो ट्रेडर्स हैं ये मार्केट फोर्सेस को अलाउ ना करके, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से प्राइसेस डिसाइड नहीं करते, बल्कि अपने हिसाब से कोई प्राइस जो है वो फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो ये भी नॉन कम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। इससे भी जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है, लेट्स से अगर कोई यहाँ पर थर्ड ट्रेडर आ जाता है और वो फिर इस मार्कर को, लेट्स से मान लेते हैं ये जो मार्कर है इसकी वर्थ है 110 रुपीज़, और अब ये जो ट्रेडर है वो 110 रुपीज़ में ही इस मार्कर को सेल करना चाहता है। लेकिन अब क्योंकि ये जो दोनों ट्रेडर्स थे मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इन लोगों ने जो मार्कर का प्राइस है वो 100 रुपीज़ फिक्स कर रखा था, जिससे यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे इन्हीं दोनों ट्रेडर्स के पास। और अगर कोई थर्ड पार्टी अगर वहाँ पर मार्केट में एंटर करती है और वो अपने प्रोडक्ट्स को अगर कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करना चाहती है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो लो प्राइजेस के लिए ही अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए मार्केट में जो कोई भी नया ट्रेडर आएगा वो उसके लिए जो मार्केट है वो नॉन कम्पिटिटिव हो जाएगी, कि वो यहाँ पर इस मार्केट में कम्पीट कर ही नहीं सकता। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि प्राइस फिक्सिंग भी यहाँ पर जो है वो एक नॉन कम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है यहाँ पर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो अब यहाँ पर रीसेल का प्राइस भी फिक्स हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। अब ये कैसे होता है? इट इज़ अ स्ट्रेट वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग। तो अब इसको प्राइस फिक्सिंग का ही स्ट्रेट वर्टिकल मानते हैं हम। अब यहाँ पे इट इज़ अ डील बिटवीन अ सप्लायर एंड अ रिटेलर, दैट retailer will not sell the supplier's product to customer for less than a certain amount। तो अब इस पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे अब ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है कि यहाँ पर रीसेल हो रहा है कुछ। अब रीसेल कैसे होगा? मान लेते हैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्टी है वो एक सप्लायर है, मतलब मैन्युफैक्चरर है लेट्स से, और ये रिटेलर है। तो अब यहाँ पे जो रिटेलर है लेट्स से ये एक कस्टमर है, तो अब यहाँ पे ये जो सप्लायर है और ये एक रिटेलर है, तो अब यहाँ पे रीसेल प्राइस फिक्सिंग हो रहा है कि सप्लायर और रिटेलर के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है कि जो रिटेलर है वो सप्लायर के प्रोडक्ट्स को एक सर्टेन अमाउंट से कम या ज़्यादा में नहीं सेल करेगा। तो अब यहाँ पे सप्लायर ने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि यहाँ पर 100 रुपीज़ का ही मेरा जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो वो जो प्रोडक्ट है उसका पर यूनिट वो यहाँ पर 100 रुपीज़ से कम का नहीं होना चाहिए। उससे कम में आप जो है वो कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं कर सकते। तो इसी को हम कहते हैं कि ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है, कि यहाँ पर जो रीसेल का प्राइस है उसको भी फिक्स कर लिया जाता है। तो ये एक स्ट्रेट वर्टिकल है प्राइस फिक्सिंग अग्रीमेंट का ही, क्योंकि यहाँ पर भी सप्लायर और रिटेलर जो हैं वो कुछ प्राइस को जो है वो फिक्स कर रहे हैं, और ये जो अग्रीमेंट है वो सप्लायर और रिटेलर के बीच में हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होगा उसको रीसेल करेगा। तो इसीलिए इसको हम रीसेल प्राइस फिक्सिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो सप्लायर है वो रिटेलर को ऐसा बोल रहा है कि रिटेलर विल नॉट सेल द सप्लायर्स प्रोडक्ट टू कस्टमर फॉर लेस देन अ सर्टेन अमाउंट। एक सर्टेन अमाउंट से कम में जो रिटेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को, जो सप्लायर के प्रोडक्ट्स हैं, वो उसको नहीं बेचने देगा कस्टमर्स को। तो इसी को हम कहते हैं कि ये रीसेल प्राइस अग्रीमेंट है या फिर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सक्लूसिव डीलिंग। तो अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव डीलिंग का क्या मतलब है?
it occurs when a person trading with another imposes some restrictions on others' freedom to choose with whom, what और where they deal. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक पर्सन जो कि ट्रेड कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ, और वो जो पर्सन है वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है कि वो किसके साथ किस चीज़ को लेकर और कहाँ पर डील करेगा. लेट्स से यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यही दोनों पार्टीज़ हैं. मान लेते हैं यहाँ पर ये जो पर्सन है वो एक डीलर है, ट्रेडर है, और ये ट्रेडिंग करता है इस पर्टिकुलर रिटेलर के साथ. तो अब इस केस में क्या होता है, एक्सक्लूसिव डीलिंग को हम समझ रहे हैं यहाँ पर. तो अब ये जो रिटेलर है यहाँ पर वो ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सप्लायर को कि जो सप्लायर है वो सिर्फ इसी रिटेलर को अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगा. तो अब ये जो रिटेलर है वही डिसाइड कर रहा है कि किसके साथ किस चीज़ को लेकर और कहाँ पर वो जो सप्लायर है वो डील करेगा, अपनी ट्रेडिंग करेगा. तो ऐसा यहाँ पर रिटेलर ही डिसाइड कर रहा है कि आप मेरे साथ ही डील करेंगे और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही करेंगे और इसी जगह पर करेंगे. तो ऐसा यहाँ पर रिटेलर एक्सक्लूसिव डीलिंग कर रहा है सप्लायर के साथ, जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो किसके साथ कहाँ पर और किस चीज़ को लेकर जो है वो डील करेगी. तो इसी को हम एक्सक्लूसिव डीलिंग बोलते हैं. तो यही 4 प्रैक्टिसेस थी, रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस थी, जो कि कंपटीशन एक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है. फर्स्ट था कॉल्यूसिव टेंडरिंग और बिड रिगिंग. नेक्स्ट था प्राइस फिक्सिंग, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और एक्सक्लूसिव डीलिंग. तो आई होप आप ये 4 जो प्रैक्टिसेस हैं उनको समझ गए होंगे. तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट. तो अब यहाँ पे हम पहले बेसिस देखेंगे कि मीनिंग के बेसिस पर कैसे हम एमआरटीपी एक्ट 1969 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 से. तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंपटीशन लॉ ऑफ इंडिया, तो एमआरटीपी एक्ट जो है वो फर्स्ट कंपटीशन लॉ था इंडिया का, जो कि इंडिया में फॉर्म हुआ, विच कवर्स रूल्स रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो अब एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो था वो कवर करता था रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको डिसाइड कर रहा था ये एमआरटीपी एक्ट, और ये फर्स्ट कंपटीशन लॉ था इंडिया का. कंपटीशन एक्ट 2002 में इट इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट कंपटीशन एंड फ्रीडम ऑफ बिजनेस. तो अब ये जो कंपटीशन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया था टू प्रमोट कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए मार्केट में, क्योंकि जो नॉन कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनसे कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा था और उसका अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो कस्टमर्स पर पड़ रहा था कंपटीशन ना होने का. तो इसीलिए ये जो कंपटीशन एक्ट है वो प्रमोट करता था कंपटीशन को और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, फ्रीडम ऑफ बिजनेस को, कि जो पर्टिकुलर ट्रेडर है वो फ्री है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, नॉन कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो उस मार्केट में परफॉर्म नहीं होंगी. तो इसीलिए ये जो कंपटीशन एक्ट है वो प्रमोट करता था कंपटीशन को और फ्रीडम ऑफ बिजनेस को. नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव क्या था एमआरटीपी एक्ट का? टू कंट्रोल मोनोपोलीज. जो भी मार्केट में मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रही है कोई भी फर्म, उसको ये कंट्रोल करता था एमआरटीपी एक्ट. तो फिर इसकी इम्प्रूवमेंट हुई कंपटीशन एक्ट में, जो कि प्रमोट करता था कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए होने लग गया अब ये जो एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव. तो अब यहाँ पे जो कंपटीशन एक्ट है वो प्रमोट करता था कंपटीशन. इसमें इन दोनों में यही डिफरेंस है कि वो कंट्रोल के लिए होता था मोनोपोली के, और ये प्रमोट करता था कंपटीशन को. तो अब यहाँ पर अग्रीमेंट जो है वो एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है अग्रीमेंट को लेकर, लेकिन अब कंपटीशन एक्ट 2002 में नो सच प्रोविजन, कि यहाँ पर कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप अग्रीमेंट को रजिस्टर करवाओ या फिर ना कराओ. नेक्स्ट है यहाँ पे फोकस. एमआरटीपी एक्ट का फोकस था कंज्यूमर इंटरेस्ट पे, और यहाँ पर कंपटीशन एक्ट का जो फोकस था वो था पब्लिक इंटरेस्ट पे, पब्लिक के इंटरेस्ट पे उनका फोकस था. अब कंज्यूमर इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है कि ये जो एमआरटीपी एक्ट है वो सिर्फ कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए नॉन कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को लेकर या मोनोपोलीज की वजह से.
लेकिन अब ये जो कंपटीशन एक्ट है वो कंज्यूमर्स का नहीं बल्कि ट्रेडर्स की भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए ये पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कंपटीशन एक्ट। तो नेक्स्ट है डोमिनेंस डिटरमिन्ड बाय फर्म साइज। फर्म के साइज से ऐसा डिसाइड होगा कि कितनी डोमिनेंस है उस फर्म की, और यहाँ पे डिटरमिन बाय फर्म स्ट्रक्चर, यहाँ पर फर्म के स्ट्रक्चर से डिसाइड होने लगा कि अब जो डोमिनेंस है उस फर्म की वो कैसी है। नेक्स्ट है नेचर। इसका जो एमआरटीपी एक्ट है वो एडजुडिकेटरी बॉडी है। एमआरटीपी एक्ट के अंदर एडजुडिकेशन होता था केसेस का, और अब यहाँ पे कंपटीशन एक्ट जो है उसमें मार्केट रेगुलेटर था। तो अब कंपटीशन जो है वो पूरी मार्केट को ही रेगुलेट करता था, कंपटीशन एक्ट 2002। तो अब यहाँ पर जो एमआरटीपी एक्ट था वो सिर्फ एडजुडिकेटरी बॉडी थी, और जो कंपटीशन एक्ट है वो पूरी मार्केट को रेगुलेट करता था। जो भी मार्केट में प्रैक्टिसेस हो रही हैं ट्रेडिंग को लेकर, बाइंग एंड सेलिंग को लेकर या फिर और कॉम्पिटिशन्स को लेकर, तो ये उसी को रेगुलेट करता था। नेक्स्ट है पेनल्टी। तो अब एमआरटीपी एक्ट के अंदर नो पेनल्टी ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस के लिए यहाँ पर पेनल्टी नहीं थी कोई भी एमआरटीपी एक्ट के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे कंपटीशन एक्ट के अंदर ऑफेंसेस के लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो यही डिफरेंस था एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट के अंदर। मेजर डिफरेंस था यहाँ पर नो पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। यहाँ पर एमआरटीपी एक्ट में कोई भी ऑफेंसेस के लिए आपको पेनल्टी पे करने को नहीं कहा जाता था, लेकिन यही कंपटीशन एक्ट के अंदर आपको ऑफेंसेस के लिए पेनलाइज किया जाना था। तो आई होप अब आप ये डिफरेंस बिटवीन एमआरटीपी एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा एमआरटीपी एक्ट 1969 और कंपटीशन एक्ट 2002 ख़त्म होता है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।